वायरस है जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में स्प्रेड होता है। इसी तरह से आरएसवी वायरस भी होता है जो कि सर्दी खांसी बुखार करता है। इनहेलेशन करना या फिर नेबुलाइजर्स यूज़ करना, तो क्या वो यूज़ करना सेफ रहता है? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है स्टीम जिसको हम बोलते हैं भाप लेना, जी। और एक नेबुलाइजर जो कि मशीन आती है अलग से नेबुलाइजर की, वो होती है। मेनली सर्दी में काम करता है स्टीम। और जो खांसी होती है, मान लीजिए आपके छाती में सूजन है, बलगम है या फिर वीजिंग हो रही है, उस समय पे नेबुलाइजर मशीन का यूज होता है। सलाइन ड्रॉप्स क्या बच्चे के लिए सेफ रहते हैं? कितनी बार दिन में दे सकते हैं सलाइन ड्रॉप्स उनके लिए? तो सबसे कॉमन छोटे बच्चों की प्रॉब्लम हमारे पास क्लिनिक में आते हैं वो यही होता है कि क्या ये नॉर्मल कोल्ड है या फिर अभी डेंजर लेवल्स क्रॉस हो चुकी हैं और अब ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस हो चुका है? उनका नाक अगर बंद हो जाता है। हाय, वेलकम टू बेबी हेल्थ पॉडकास्ट बाय डॉक्टर संदीप, जहां हम रियल लाइफ पेरेंटिंग के इश्यूज को सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों को या विंटर्स को बच्चों के लिए कैसे हेल्दी और सेफ बनाया जाए, क्योंकि सर्दियाँ आते ही ज़ुकाम, खांसी, कॉफ, इन्फेक्शंस, ड्राई स्किन, ये सारी प्रॉब्लम्स आके पेरेंट्स की टेंशन डबल हो जाती है। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर संदीप। हाँ, तो सर्दियों में बहुत सारी मदर्स को डर लगता है कि मेरा छोटा बच्चा है उसको ठंड न लग जाए, कितने कपड़े डाले, रोज़ नहलाए कि नहीं, किस ऑयल से मसाज करे, कौन सा क्रीम लगाए, बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, कभी कभी लिप्स पड़ जाते हैं, और कैसे बच्चों को सर्दी खांसी से बचाए क्योंकि ठंड लग जाने से सर्दी खांसी लग जाती है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं न्यू मदर्स की, उसके बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दी आती ही हम टेंशन में चले जाते हैं, ये तो सच है। तो डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा, कोल्ड एंड कॉफ हो तो क्या हमें वैक्सीनेशन डिले करनी चाहिए या फिर विंटर्स में क्या हमें फ्लू वैक्सीनेशन देनी चाहिए तो उससे मेरा बच्चा बच जाएगा सर्दी खांसी से? ये बताइए प्लीज़ हमें। तो देखिए, सर्दी खांसी अगर बहुत मामूली है, मान लीजिए हल्की सी सर्दी खांसी लगी है, बच्चा डिस्टर्ब नहीं है, बच्चा सो रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, बुखार नहीं है, तो फिर आपको वैक्सीन डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से जैसे डेट मेंशन किया हुआ है कार्ड वगैरह में ले सकते हैं। बट अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा खांसी करके सो नहीं पा रहा है, खांसी करके वॉमिट कर दे रहा है, या फिर खांसी के साथ साथ उसको सांस में दिक्कत हो रही है, तो उस समय पे पहले इलाज करके थोड़ा खांसी कंट्रोल में आ जाए, फिर वैक्सीन ले सकते हैं। कुछ दिन के लिए हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि फ्लू वैक्सीन, तो देखिए ये बहुत ही हमें बचा देता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है, ये जो फ्लू है, फ्लू का मतलब साइंटिफिक नेम है इन्फ्लुएंजा, एक वायरस है जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में स्प्रेड होता है। और अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत जल्दी से आपस में एक दूसरे के बच्चों के बीच में फैल जाता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बुखार और तकलीफ बच्चों को होती है। तो फ्लू का वैक्सीन बच्चों को बचाता है, क्योंकि कल ही देखो, मैंने अपने क्लिनिक में एक मदर आई थी, वो लास्ट ईयर सेम टाइम में फ्लू वैक्सीन लिया था और 1 साल उनका बच्चा एकदम ही बीमार नहीं पड़ा। और मैं भी बहुत खुश था कि वो 1 साल वो बच्चा बीमार नहीं पड़ा, और एग्जैक्टली सेम टाइम पे फिर वो फ्लू वैक्सीन लेने आए थे। तो माँ भी खुश हुई और मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ इस बात से कि वो फ्लू वैक्सीनेशन देने से वो बच्चा बीमार नहीं पड़ा, और बच्चा 1 साल तक बिना किसी विजिट के टोटली हेल्दी था। हल्की फुल्की सर्दी खांसी उन्होंने घर पे ही होम रेमेडी से मैनेज किया, बट कोई सीरियस इलनेस नहीं हुई। तो जो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनको ईयरली फ्लू वैक्सीन हम लगा सकते हैं। सो डॉक्टर, एक सवाल मेरे मन में है, जो मैंने आरएसवी वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, इसके बारे में आजकल सब पेरेंट्स न्यूज़ में भी, यहाँ भी, इंडिया में भी, बाहर भी बहुत बात कर रहे हैं। तो क्या है ये वायरस और क्या इसका कोई वैक्सीन भी है? जो ये आरएसवी वायरस है, लास्ट बहुत सालों से है, बट अभी कुछ दिनों से बाहर भी और इंडिया में भी एक एपिडेमिक जैसा हुआ, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हुए। और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा है और पैरा इन्फ्लुएंजा है, इसी तरह से ही आरएसवी वायरस भी होता है जो कि सर्दी खांसी बुखार करता है। और कई बार ये सीरियस हो जाता है, कई बार बच्चे एडमिशन होते हैं। तो लास्ट कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को आरएसवी हो रहा है इन्फेक्शन, उनको एडमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो ये उन बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है जो बच्चे प्रीमेच्योर बेबी है, जिनका वेट कम था, या पहले बर्थ हो गया, या फिर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट की जन्म से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, इस तरह की जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो उनको आरएसवी वायरस सीरियस इन्फेक्शन कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हमें देखना पड़ता है कि क्या इस बच्चे को हम आरएसवी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी एंटीवायरल्स उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो आरएसवी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली वैक्सीन तो नहीं है, बट उसकी एक इम्यूनोग्लोबुलिन आती है, मतलब एंटीबॉडीज दी जाती है, जिसके वजह से उस डिजीज़ का इन्फेक्शन कम होता है। बट ये चूंकि बहुत कॉस्टली है,
तो अभी फिलहाल उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनको हम ससेप्टिबल मानते हैं, मतलब जिनको इस इन्फेक्शन से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने बताया प्रीमेच्योर अंडरवेट बेबीज़ है, Sure. या जिनको वेंटिलेटर पे रखा गया था न्यूबॉर्न पीरियड में, जन्म के बाद जिनको सीपैप वगैरह लगता है, या फिर सांस में दिक्कत रहती है, या फिर जिनको जन्म से ही हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे हाई रिस्क बेबीज़ को दिया जाता है। कॉमन नॉर्मल बेबीज़ के लिए ये अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट इसकी कोई एज ग्रुप है क्या डॉक्टर, की किस एज ग्रुप में इसको दे सकते हैं और किस एज ग्रुप? हम देते हैं छोटे बच्चों को ज़्यादा, अच्छा। जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं ना उनको, क्योंकि उनकी जो सांस की नली है या सांस के रास्ते छोटे होते हैं, तो थोड़ा भी इन्फेक्शन लगने से उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, कई बार Correct. एडमिशन या फिर वेंटिलेशन ये सब ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा रहता है, और उनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी इम्यूनिटी भी इतनी मैच्योर तो Develop नहीं नहीं होती ना, होती। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं हम। अमेजिंग डॉक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो डॉक्टर, जो भी नुस्खे हैं कोल्ड कॉफ से बचने के लिए, एक चीज़ जो हम करते हैं जब हम कोल्ड से गुजरते हैं, या हमारे बच्चे जब कोल्ड से गुजरते हैं, वो है स्टीम इनहेलेशन करना या फिर नेबुलाइजर्स यूज़ करना। तो क्या वो यूज़ करना सेफ रहता है, या जो कोई एक एज ब्रैकेट है जहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? थोड़ा बताइए प्लीज़ हमें। और देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है स्टीम जिसको हम बोलते हैं भाप लेना, जी। और एक नेबुलाइज़र जो कि मशीन आती है अलग से नेबुलाइज़र की, वो होती है। तो स्टीम जो होती है ना, वो एक तरह से हम पानी को बॉईल कर रहे हैं और उससे जो भाप बनता है उसको लेते हैं। Correct. तो उससे जो बबल्स या भाप बनता है, वो बबल की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो वो हमारे गले से नीचे नहीं जाती। तो अगर मान लीजिए आपको सर्दी है, मतलब नाक बंद है, छींक आ रही है, या गले में थोड़ा खुसखुस है, जी। तो वहाँ पर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, या ऊपर वाला हिस्सा सांस की नली का, वहाँ पर वो काम करता है। मेनली सर्दी में काम करता है स्टीम। और जो खांसी होती है, मान लीजिए आपके छाती में सूजन है, बलगम है, या फिर वीजिंग हो रही है, उस समय पे नेबुलाइजर मशीन का यूज़ होता है। नेबुलाइजर मशीन क्या होता है, उसके अंदर बहुत हाई वाइब्रेशन की वजह से माइक्रो साइज में एयर पार्टिकल्स बनते हैं, जो दवाई को सांस की नली में एकदम डीप लंग्स तक ले जाते हैं, और अंदर की सूजन, वीजिंग या फिर जो कंजेशन है उसको कम करते हैं। तो सिंपल भाषा में ये समझे कि जो सर्दी है, नेजल कंजेशन है, जी। उसके लिए स्टीम काम करता है, मतलब भाप काम करता है, और जो नेबुलाइजर है वो अक्सर खांसी के लिए या वीजिंग के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर दिन मुझे पूछा जाता है कि बिल्कुल। मेरे बच्चे को सर्दी है, क्या मैं नेबुलाइज कर दूं? तो देखिए, सर्दी के लिए नेबुलाइजर उतना इफेक्टिव नहीं नहीं है, है। okay. सिमिलरली अगर आपको खांसी है तो नेबुलाइज करना है, और सर्दी है तो स्टीम करना है। Great. ये है। ग्रेट डॉक्टर, तो अब आपने बात की खांसी की, उससे मेरा अगला सवाल आता है कि बच्चे रात में अक्सर खांसी क्यों करते हैं? मतलब खांसी होना नॉर्मल है, लेकिन वो रात में उभर जाती है, इसका कोई रीज़न, खास रीज़न? एक तो जनरल रीज़न है कि जो सर्दी की वजह से हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है, या फिर थोड़ा रात में टेम्परेचर डिप होता है, तो इससे रात में खांसी होती है। दूसरा है कि रात के समय पे जो बच्चा सोया होता है, तो बलगम जो होता है ना, वो गले में फंसता है, तो उसकी वजह से भी बच्चा खांसता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला के पिलाएंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ आ जाएगा। और ज़्यादा खांसी है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से दिखा के जो दवाई है वो सही दवाई ले सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन जो हम देखते हैं सलाइन ड्रॉप्स का। सलाइन ड्रॉप्स क्या बच्चे के लिए सेफ रहते हैं? क्या वो, उसका भी एक एज लिमिट है, या फिर कितनी बार दिन में दे सकते हैं सलाइन ड्रॉप्स हम बेबी को? तो देखिए, जो विंटर है ना, सर्दी का मौसम, जो सबसे कॉमन छोटे बच्चों की प्रॉब्लम हमारे पास क्लिनिक में आते हैं वो यही होता है कि बच्चे के नाक से आवाज़ आ रही है या गले से आवाज़ आ रही है, घर घर की साउंड आ रही है। तो इसका कारण यही होता है कि विंटर में थोड़ा ड्राई एयर होती है, तो नाक बंद हो जाता है बच्चों का। तो उस टाइम पे हम सलाइन नेजल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। और सलाइन नेजल ड्रॉप जो है वो एक तरह से बहुत सेफ मेडिसिन है, क्योंकि उसके अंदर कोई दवाई नहीं होती, उसमें पानी होता है, स्टेराइल वाटर और सॉल्ट होता है, जो कि हमारे नाक को साफ़ करने के लिए, छोटे बच्चों के नाक को साफ़ करने के लिए काम आता है। मैंने पहले भी बताया कि बच्चे जो होते हैं वो नाक से ही सांस लेते हैं, मुंह से उनका सांस लेना पॉसिबल नहीं है। तो छोटे बच्चे, स्पेशली जो 6 महीने से छोटे हैं, तो उनका नाक साफ़ करना बहुत जरूरी है। अगर नाक आप साफ़ नहीं करते तो वो बच्चा फीड भी नहीं करेगा, बिल्कुल। उसको फीडिंग में दिक्कत होगी, तो वो सोएगा नहीं, परेशान रहेगा। तो सलाइन नेजल ड्रॉप हम सेफली यूज़ कर सकते हैं, जन्म के बाद तुरंत यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे 1 से भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, उसको हर 4 से 6 घंटे में यूज़ कर सकते हैं। ओके। 1 या 2 ड्रॉप नोज़ में डाल के आप नाक की सफाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, बच्चे की ब्रीदिंग ईजी हो जाती है, और नाक से सांस लेता है तो अच्छे से फीड भी करता है। तो फ्रीक्वेंटली आप क्लीन कर सकते हो, ये कोई मेडिसिन नहीं है जो हमें डरना है इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। आप सिर्फ सफाई से डालो तो आराम से हो जाएगा।
ठीक है डॉक्टर, तो एक और चीज़ जिससे अक्सर पता नहीं मिथ है या सच है मुझे नहीं पता, बट हमने कई बार सुना है कि नहलाने से, अगर कोल्ड ऑलरेडी है तो नहलाने से बच्चा और बीमार होता है। तो क्या डॉक्टर विंटर्स में हमें रोज़ रोज़ नहीं नहलाना चाहिए, शावर नहीं देना चाहिए बच्चे को, क्या करना चाहिए? देखिए, नहलाने से क्या होता है, अगर आप सही तरीके से नहीं नहलाओगे, ठंडे पानी से नहला दोगे तो ठंड तो लगी जाएगी। तो विंटर्स में हम क्या करते हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि सफाई तो डेली करनी ही चाहिए। तो आप चाहे, अगर बहुत ठंड नहीं है, मान लीजिए एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर नहीं है, तो आप रोज़ नहला सकते हो। बट आपका बच्चा बहुत छोटा है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, ठंड बहुत है, तो उस समय पे क्या कर सकते हैं, वीक में 3 या 4 दिन आपने डिप बाथ, मतलब ऊपर से पानी डाल के नहलाया, बाकी अल्टरनेट डे आप स्पॉन्ज बाथ कर सकते हो। मतलब गीले कपड़े को लेके बच्चे की बॉडी को अच्छे से सफाई किया, और जो हिडन पार्ट्स है, अंडर द नेक, बैक में, ग्रॉइन में, अम्बिलिकल एरिया, ये सब जगह को सफाई करनी है। और एक चीज़, जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेके जब तक बच्चे की नाभि की नाल, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिरती है, तब तक बच्चे को स्पॉन्ज बाथ ही करना चाहिए, डिप बाथ नहीं करना चाहिए। तो आप जब नहलाते हो विंटर्स में बच्चों को, तो एक चीज़, पानी गुनगुना गर्म होना चाहिए। अपने हाथ को उसमें डाल के आप चेक कर लो कि टेम्परेचर सही है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर नहला के, तुरंत नहलाने के बाद थोड़ा सा ऑयल मसाज कर सकते हैं। ऑयल मसाज करने से बच्चे की बॉडी में थोड़ा हीट आ जाएगा, और गर्म कपड़े बच्चे को पहना सकते हैं। और जहाँ नहलाते हैं वो एरिया क्लोज्ड होनी चाहिए। खुली हवा में नहलाओगे तो ठंड लग जाएगी। तो जनरली बाथरूम में नहीं, छोटा बच्चा है तो बाथरूम में नहलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिविंग एरिया में या घर में ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा गर्मी हो, वहाँ पर नहलाएं। और ये थोड़ा आप ये सारी प्रिकॉशंस लोगे तो आप नहला सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर, ये छोटे बच्चे को हम ठंड से बचाए कैसे? सो मेरा सवाल है, आपने कपड़ों की बात की, तो कितने कपड़े पहनाएं? क्योंकि अक्सर ऐसे हम लोग करते हैं कि ठंड है तो हम लेयर करते 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 10-15 लेयर्स करके बच्चे को एक जोकर बना के रख देते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा कपड़े पहनने से भी बच्चा बीमार हो सकता है? देखिए, कल ही एक बार मेरे पास एक मदर आई थी, उन्होंने 5 लेयर कपड़े पहना दिए थे। 2 ऊनी कपड़े, 3 अंदर और लेयर पहना के बच्चा उसमें रो रहा था, परेशान था। तो क्या होता है कि हम डरते हैं कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, तो बच्चा भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जो बड़े लोग या माँ को जितने कपड़े लेयर्स में ज़रूरत पड़ रहे हैं एक ठंडी के मौसम में, मान लीजिए आपने 3 कपड़े पहने हो, तो बच्चे को सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर कपड़ा पहनाना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं तो लेयर्स में पहना है। मतलब सबसे अंदर लेयर का कपड़ा सूती कपड़ा, यानी कि कॉटन कपड़ा होना चाहिए, जो कि बच्चे की स्किन के लिए ठीक रहता है। और उसके बाद एक और लेयर, और उसके बाद अगर आप ऊनी कपड़े पहनाते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे मैंने बताया कि बड़े लोगों को जितना लग रहा है उससे एक लेयर बच्चे को एक्स्ट्रा लगता है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने से छोटे हैं, उनको स्पेशली ठंडी के मौसम में हेड में कैप, हाथ में मिटेंस और पैर में सॉक्स पहना के रखें, क्योंकि हेड से और पैर हाथ से ही बच्चों की थोड़ी हीट लॉस हो जाती है। तो इतना आप क्लोथिंग करोगे, और ज़्यादा क्लोथिंग कर दोगे तो पसीना होगा, बच्चे को थोड़ा कंफर्ट नहीं लगेगा, तो बच्चा रोएगा या फिर उसको रैशेस भी आ सकते हैं, पसीना हो सकता है। तो इसीलिए बैलेंस्ड वे में हम बच्चों को क्लोथिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्लोथिंग करने से बच्चा परेशान हो जाता है। ग्रेट डॉक्टर, तो आई थिंक हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एज पेरेंट्स हमें बस डर ही लगा रहता है और हम उसको लेयर करते रहते हैं, बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर, ये तो हुई कपड़ों की बात, बट उसके अलावा लेट्स से अगर जब टेम्परेचर्स ऑलरेडी कम होते हैं तो रूम के अंदर हम अक्सर ब्लोअर्स, हीटर्स या कोई ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं हीट के लिए, तो क्या वो बेबी के लिए सेफ रहते हैं? देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर जब 20 to 25 के बीच में है तो दैट इज़ ओके। और उसके नीचे अगर गिरता है और आपको लगता है कि काफ़ी ठंड है, आप परेशान हो रहे हो, आपको खुद भी ठंड लग रहा है, तो कहीं कहीं जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है वहाँ पर आप रूम हीटर यूज़ कर सकते हो। जो बेस्ट होता है, ऑयल बेस्ड रेडिएटर्स या ऑयल हीटर जिनको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्या होता है उसमें बहुत धीरे धीरे रूम गर्म होता है, एंड इट डजंट मेक द एयर टू ड्राई। क्योंकि हीटर यूज़ करने का एक साइड इफेक्ट है कि हवा जो ड्राई हो जाती है ना, उससे बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है। तो बेस्ट है ऑयल हीटर, क्योंकि ऑयल हीटर थोड़ा कॉस्टली आता है, तो कई बार लोग ये जो रॉड हीटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो रॉड हीटर्स यूज़ करने में एक सावधानी रखना है कि बहुत देर तक उसको ऑन करके रखना नहीं है, क्योंकि रॉड हीटर से रूम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो थोड़ी देर में ही उसका रूम गर्म होने के बाद आप उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। फाइनली ब्लोअर्स आते हैं जो हवा गर्म छोड़ते हैं, उसको नहीं यूज़ करना, क्योंकि उससे एयर बहुत ड्राई होती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप कोई हीटर यूज़ करें तो बच्चों की पहुंच से बाहर होना चाहिए, क्योंकि उससे थर्मल इंजरी, बच्चों को बर्न होने के चांसेस रहते हैं। और जब आप ये हीटर्स यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा
ह्यूमिडिफिकेशन का ध्यान रखना है। रूम में हवा बहुत ड्राई होगी तो बच्चे की नोज़ ब्लॉक होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कभी कभी ह्यूमिडिफायर साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं है तो गर्म पानी या फिर पानी के पतीले को रूम में रख सकते हैं, थोड़ा उससे ह्यूमिडिफिकेशन रूम में थोड़ा नमी आएगी, नहीं तो एयर बहुत ड्राई हो जाती है। तो ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ हीटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो। सो डॉक्टर, क्या हमें न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, क्या उसको बाहर लेके जाना चाहिए? क्या आउटडोर लेते ही बच्चे में सर्दी खांसी का होने का ज़्यादा खतरा होता है क्या? वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 6 महीने से छोटे बच्चे हैं या प्रीमेच्योर बेबी है, उनको थोड़ा, अगर आप बहुत कोल्ड टेम्परेचर में ले जा रहे हो बाहर, तो डेफिनेटली ठंड लगने का रिस्क है। और जनरली भी हम चाहते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों को ज़्यादा बाहर ना ले जाया जाए, तो वो तो ठीक है। मगर आपको अगर ज़रूरत है तो जैसे मैंने बताया कि सही तरीके से क्लोथिंग करके, अच्छे से कवर करके आप ले जा सकते हो। मान लीजिए डॉक्टर के पास दिखाना है या फिर कुछ मतलब इमरजेंसी है या कुछ अर्जेंट काम है तो आप ले जा सकते हो। बट जनरली थोड़े ठंडे इन्वायरमेंट में बच्चों को ले जाने से ठंड लगती है, स्पेशली छोटे बच्चों, क्योंकि उनकी अपने बॉडी की हीट को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। थोड़े जो बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, तो जब धूप निकल जाती है, थोड़ा वातावरण का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो उस समय पे थोड़ी देर के लिए वो खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बहुत बाहर ठंड ना हो और सही तरीके से बच्चे ने क्लोथिंग की हो, कपड़े अच्छे से बच्चे ने पहने हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर। सो डॉक्टर, ये जैसे अब खांसी की तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। अब खांसी में भी दो तरह की खांसी होती है, ड्राई कॉफ एंड वेट कॉफ। इसमें से कौन ज़्यादा डेंजरस है, और ये विंटर्स के साथ बहुत ज़्यादा सिनोनिमस है ये दोनों प्रॉब्लम्स? हाँ, तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे को ड्राई कफ हो गया है, वेट कफ हो गया है। तो मैं सोचता हूँ इनको पता कैसे चला कौन सा कफ हुआ है। बट पेरेंट्स, मैं समझता हूँ कि उनको जब घड़-घड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है या दिखता है कि बच्चे को बलगम बन रही है तो उसको वेट कफ बोलते हैं। और अगर नहीं होता है वैसा और सिर्फ बच्चा ऐसे ही खाँसता है तो उसको सूखी खाँसी या ड्राई कफ बोलते हैं। ऑल्दो मेडिकल टर्म्स में इनका मीनिंग थोड़ा अलग है, बट जनरली मैं ये समझता हूँ कि जो भी कफ है, अगर मामूली कफ है, मान लीजिए कि हल्की सर्दी खाँसी है, जहाँ मैंने पहले भी बताया कि बच्चा अच्छे से सो रहा है, खा रहा है, खेल रहा है और कंटिन्यूअसली खाँस नहीं रहा है, कंफर्टेबल है, तो उस पे अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो होम रेमेडीज़ बहुत सारी कर सकते हैं। जैसे उसको हनी दे सकते हैं गर्म पानी में मिला के, और जैसे मैंने बताया कि दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के दूध हल्दी पिला सकते हैं, काढ़ा दे सकते हैं, अदरक तुलसी शहद का काढ़ा। तो ये सारी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। और जब कफ एक लेवल से ज़्यादा हो, जहाँ बच्चा खाँस-खाँस के वॉमिट कर रहा है या लगातार खाँस रहा है, खाँसी की वजह से सो नहीं पा रहा है या खाँसी की वजह से वॉमिट कर रहा है, साथ में बुखार है, तो डेफ़िनेटली उस खाँसी में आपको दिखाना है। क्योंकि ड्राई कफ और वेट कफ साइंटिफिकली मेडिकल टर्म्स में उनका मीनिंग अलग हो जाता है। तो बिल्कुल। बेसिकली खाँसी इस तरह से हमें एज ए पेरेंट देखना चाहिए कि हमको बच्चे, मेरे खाँसी के समय बच्चा क्या कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है, सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, बुखार है, तो डेफिनेटली दिखाना है। और हल्की सर्दी खाँसी है तो कुछ होम रेमेडीज हम ट्राई कर सकते हैं। ग्रेट डॉक्टर। तो ये तो खांसी को लेके है, सेम सवाल मेरा सर्दी को लेके है, बेसिकली जुकाम को या कोल्ड को लेके है। कब हमें ये पता चलता है कि क्या ये नॉर्मल कोल्ड है या फिर अभी डेंजर लेवल्स क्रॉस हो चुकी हैं और अब ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस हो चुका है? सर्दी का मतलब ये होता है कि नाक बहना या नाक बंद होना या जी। बच्चे की कंटिन्यूस स्नीजिंग करना। ये अपने आप सिर्फ अगर सर्दी है तो उतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने बताया कि उनका नाक अगर बंद हो जाता है तो वो फिर दूध नहीं पी पाते, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। तो आप सलाइन नेज़ल ड्रॉप डालिए। उसके बाद अगर बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है, एक्टिव है, बुखार नहीं है और लगातार खांसी नहीं कर रहा है, सो रहा है, तो डेफिनेटली घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बच्चे को मान लीजिए बुखार तेज़ आ रहा है या फिर बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, उसकी सांस तेज़ चल रही है, उसको छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा अनकंफर्टेबल है, दूध नहीं पी रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम सीरियस मानेंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। ग्रेट डॉक्टर। तो डॉक्टर, एक और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो मतलब विंटर्स में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे की जो बेबी की स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो वो ड्राई स्किन का क्या कर सकते हैं? और कुछ केसेस में तो क्रैक्ड स्किन या फिर वो थोड़ी ब्लीडिंग सी भी हो जाती है अगर एक्सट्रीम सीवियर केस हो तो क्या कर सकते हैं ड्राई स्किन से बचने के लिए विंटर्स में? देखिए, ड्राई स्किन इसलिए होता है कि जो मॉइस्चर है हवा में कम हो जाती है तो स्किन फटने लगता है। उसके लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है और नहाने के बाद मसाज कर सकते हैं बच्चों को। कोकोनट ऑयल से मसाज करना है। मसाज ऑयल को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्कुल। विंटर्स में कौन सा ऑयल से मसाज करें। देखिए, मैंने अपने फैमिली में खुद, मेरे नेफ्यूज़ अब 15 महीने के हो गए, उनको डे 1 से हम कोकोनट ऑयल से ही मसाज कर रहे हैं। शुरू से ही हमने कोकोनट ऑयल से ही मसाज किया और विंटर और समर के लिए हम मसाज ऑयल बदलते नहीं हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि आप नारियल का तेल लगाओगे तो वो ठंडा है, उससे बच्चे को ठंड लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। नारियल का तेल सर्दी के मौसम में थोड़ा जम जाता है, सबको पता है। बिल्कुल। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप उसको थोड़ा गर्म कर सकते हो, हथेली में रगड़ के गर्म कर सकते हो, थोड़ा धूप में रख दोगे तो गर्म हो जाएगा और उससे आप मसाज करो। तो नारियल का तेल देखा गया कि बच्चों की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। उसके अलावा भी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप 2 बार मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। बच्चों की अच्छी जो मॉइस्चराइजर आती है सेरामाइड वाली,
वो मॉइस्चराइजर आप दिन में 2 बार यूज़ करोगे तो स्किन नहीं फटेगी। साथ साथ बच्चों की लिप्स क्रैक हो जाती है कई बार, तो उसके लिए आप बेबी वैसलीन आता है वो लिप्स में लगाएंगे तो लिप भी उसका ठीक रहेगा। और कई बच्चों को एलर्जी या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स आती है, उनके विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से बात करके, हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ आपको करना पड़े तो वो कर सकते हैं। एक और चीज़, बच्चों की स्किन को हेल्दी रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं ना, उनको बार बार ब्रेस्ट फीड करना जरूरी है, और 6 महीने से बड़े बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी या फिर कुछ जैसे नारियल पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें हाइड्रेट करना वो भी ज़रूरी होता है उनके स्किन को हेल्दी रखने के लिए। ग्रेट डॉक्टर। तो डॉक्टर, ये तो थे वो सारे सवाल जो हमारे मन में थे, एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे और सवाल होंगे जो आपको भी रोज़ पेरेंट्स पूछते होंगे, पर्टिकुलरली नाउ दैट वी आर इन द विंटर सीजन, तो आते होंगे। तो अब मुझे ये पूरी कॉन्वर्जेशन को अगर समराइज़ करना हो और आपको हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ 4 या 5 इंपॉर्टेंट टेक अवेज देने हो विंटर सीजन में अपने बच्चे को स्किन को लेके या उनकी सेहत को लेके क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को कुछ वो टिप्स दे दीजिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे सर्दी खांसी का मौसम, सर्दी के मौसम में बच्चों को सही अमाउंट में क्लोथिंग करें, कम या ज़्यादा नहीं, ठीक तरीके से। जैसे मैंने बताया कि जितना बड़े लोग पहन रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेयर क्लोथिंग करनी है। दूसरी चीज़ है कि जो वैक्सीनेशंस हैं वो अगर टाइम पे लगा लेंगे तो फ़ायदा होगा। हल्की फुल्की सर्दी खांसी में जो होम रेमेडीज़ बताए वो कर लेंगे तो बच्चा मैनेज हो जाता है, और एक लेवल से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो तो डॉक्टर को दिखा लेंगे। और इसके अलावा अगर घर पे किसी को सर्दी खांसी है मान लीजिए, तो उसमें क्या करना है, बच्चे के सामने जाके उसको हैंडल नहीं करना है। सर्दी अगर छींक आ रही है तो मास्क वगैरह पहनना है। मदर जो सर्दी खांसी अगर लगी हुई है तो खुद फीड करा रही है तो एक मास्क पहन ले, या फिर बच्चे के सामने ना छींके, नहीं तो वो ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शंस है ना वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा फैलते हैं। तो ये बेसिक प्रिकॉशन लेने हैं और ठंड से थोड़ा बचाना है, बट बहुत ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी इंडिया में उतना ज़्यादा ठंड हर जगह नहीं पड़ती। एक आखिरी सवाल जो बस मैं जानना चाहती हूँ कि खाने के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिससे सर्दी बढ़ सकती है, क्या वो मिथ्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमें, या कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे हम खुद को सेव कर सकते हैं या बच्चों को? ऐसा कुछ मेजर नहीं है। मैं एक ही बात बताऊंगा कि फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी या ठंडा दही या ठंडा फ्रूट्स डायरेक्ट ना खाएं, तो उससे थोड़ी बहुत सर्दी लग सकती है। ठीक है, बाकी मैं यही कहता हूँ कि बॉडी को गर्म रखने के लिए आप जैसे सर्दी के मौसम में 3-4 होम रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। मुझे भी याद है कि हमें बचपन में माँ हमेशा शाम को काढ़ा पिलाती थी। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो अदरक तुलसी शहद का काढ़ा पिला सकते हैं आप, या फिर सूप बना लीजिए, टमाटर का सूप, या जो भी बच्चे को सूप पसंद है, मदर्स को मुझसे ज़्यादा पता होगा, तो वो सूप बनाए अल्टरनेट डे, एक दिन काढ़ा एक दिन सूप शाम को पिलाएंगे तो बच्चे को कंफर्टेबल फील होता है, उसमें गर्माहट मिलती है, और सूप्स के अंदर जो चीज़ हम डालते हैं उससे बच्चों की न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी में भी अच्छा फर्क पड़ता है। इसके अलावा गर्म पानी में थोड़ा शहद मिला के दे दिया, ये सारा कुछ कर सकते हैं हम उनकी। और सीजनल फ्रूट्स खिलाने हैं, जैसे कि मान लीजिए संतरा है, मौसम्बी है, सीजनल फ्रूट है, इसके अंदर विटामिन सी होता है, तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। एप्पल खिलाए, और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है, जैसे कैरेट वगैरह में विटामिन ए होता है, तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने से बच्चों की इम्यूनिटी पे अच्छा असर पड़ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो पेरेंट्स, आई एम श्योर आपने सुनी होंगी ये सारी कॉन्वर्जेशंस, ये सारी बातें जिसमें डॉक्टर संदीप ने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खे, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस बताए हैं ये सारी क्वेश्चंस के जो आपके मन में आई एम श्योर आते रहते होंगे। तो ऐसी ही कॉन्वर्जेशंस को लेके ज़रूर देखते रहिए बेबी हेल्थ पॉडकास्ट, जिसमें डॉक्टर संदीप आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक एक्सपर्ट बैक्ड एडवाइस, मेडिकल रिसर्च बैक्ड एडवाइस के साथ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।